नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हर साल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जब नतीजे आते हैं तो उसमें सफल रहे उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के दौरान कहते नजर आते हैं कि वो देश सेवा के लिए सेवा में आए हैं। देश सेवा और ईमानदारी का जज्बा उनके चेहरों पर भी दिखाई पड़ता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि या तो मौजूदा व्यवस्था के साथ उन्हें समझौता करना पड़ता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहने पड़ते हैं बार बार तबादले, विभागीय कार्रवाई और निलंबन। कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सालों से वन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई चार्जशीट को रद्द कर दिया है। इस चार्जशीट में हरियाणा सरकार ने संजीव चतुर्वेदी पर फंड का इस्तेमाल न करने और पौधारोपण की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें विफल होने के आरोप लगाए थे। इस चार्जशीट के खिलाफ संजीव चतुर्वेदी ने आरोप लगाया था कि राज्य के वन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख के चलते ताकतवर नेताओं के इशारे पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के आरोपों को गलत ठहराया है। ये तीसरी बार है जब संजीव चतुर्वेदी के मामले में राष्ट्रपति ने दखल देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत ठहराया है। इससे पहले जनवरी 2008 में संजीव चतुर्वेदी के निलंबन को राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया था और उसके बाद साल 2011 में राष्ट्रपति ने संजीव के मामले में दखल देकर उनके खिलाफ चार्जशीट रद्द की थी। अब राष्ट्रपति की ओर से पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ जांच बंद कर दी जाए। संजीव चतुर्वेदी, अशोक खेमका, दुर्गा नागपाल जैसे अधिकारी जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं, क्या इसी की उन्हें सजा मिलती है बार बार तबादलों, आरोप पत्रों और निलंबन के तौर पर? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी गुरतेज सिंह जी, गैर सरकारी संगठन बर्निंग ब्रेन सोसाइटी चला रहे हेमंत गोस्वामी भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रसुता डोगरा भी मौजूद हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री हुड्डा ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुन लेते हैं। I don't discuss the administrative matters or personal matters. I don't discuss. Normal administrative matters है, it is not a new thing. Administrative matters ये तो आप उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करते हो किसी चीज़ को, that depends upon you. But it is not such a thing. सही कई आदमी उस लेवल पे हुए, कई आदमी सस्पेंड होते हैं, एक महीने के बाद रीइंस्टेट भी हो जाते हैं। These are administrative decisions. It is not a individual case भी है जो सस्पेंड हुआ कोई रीइंस्टेट नहीं हुआ। There are so many are dismissed, many are suspended, then reinstated. What is there? चलिए, इसमें तो चंद्रसुता जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये तो प्रशासकीय मामले हैं तो होता रहता है, निलंबन भी होता रहता है, वापसी भी होती रहती है। आपको क्या लगता है तीसरी बार संजीव चतुर्वेदी के मामले में राष्ट्रपति ने दखल दी है? बिल्कुल एकदम अनप्रेसिडेंटेड है ये कि ईच टाइम उसको हर बार राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है टू गेट रिलीफ। एंड हरियाणा सरकार का तो रिकॉर्ड इस मामले में एटलीस्ट पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि 2 मेजर सो कॉल्ड, जिसको हम विसल ब्लोअर्स आजकल कहते हैं, निकले हैं यहाँ से और दोनों के खिलाफ बहुत कड़ी तरह से पीछे पड़ गई है हरियाणा सरकार। और एटलीस्ट नाउ अब अशोक खेमका हैं एक जो जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का मामला उठाया था, उनके खिलाफ भी चार्जशीट सर्व करने की तैयारी की जा रही है। दिस इज़ नॉट टू से दैट एज चीफ मिनिस्टर इज सेइंग कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये तो होता ही रहता है, और भी बहुत ऑफिसर्स के खिलाफ होता है। लेकिन और बाकी ऑफिसर्स तो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाते और प्रेसिडेंट उनकी रद्द नहीं कर रहे इस तरह से। इसका मतलब कि ज़रूर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही इनजस्टिस हुआ होगा। वो सही थे अपनी जगह, तभी राष्ट्रपति ने चार्जशीट को रद्द बिल्कुल, और एक बार नहीं 3 बार इंटरवीन करके उनको रिलीफ दिया है, जो कि हरियाणा सरकार इससे ऐसे लगता है कि हरियाणा सरकार की एक्शन थोड़ी सी विंडिक्टिव ज़रूर है, एटलीस्ट वेयर ही इज़ कंसर्न। गुरतेज सिंह जी, कितना दबाव होता है? क्या एक ईमानदार अधिकारी के लिए वाकई मुश्किल होती है प्रशासन, जो भी मौजूदा व्यवस्था है उसमें काम करने की? आप अशोक खेमका की बात करें, संजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश में दुर्गा नागपाल का निलंबन कर दिया गया, उसके बाद वहाँ के जो उसके जिलाधिकारी थे रविकांत सिंह का भी बात, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी उस मामले की, उनका भी तबादला कर दिया गया। बात यह है कि हमारे यहाँ अब जो चल रहा है
कोई कानून कायदा सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती, उसके अनुसार अपना काम नहीं करना चाहती। तो मुश्किल ये है सबसे बड़ी। और इसमें आप ट्रैफिक कानून से लेकर किसी भी हद तक चले जाइए। अब पीछे 10 दिनों में हमें पता चला है कि जितने आदमी जेल में बंद हैं, जिनको छोड़ देना चाहिए था 4 साल 10 साल पहले, वो भी बंद हैं। अब एक सिटीज़न की लिबर्टी का सवाल है, लेकिन सरकार को इसका कोई फिक्र नहीं। तो ऐसे ही ये सारा कुछ हो गया है कि किसी भी मामले में सरकार कानून के अनुसार अपना काम नहीं करना चाहती। बतौर अधिकारी कितना दबाव रहता है अधिकारियों पर? देखिए, अधिकारी अपना एडजस्ट कर लेते हैं कॉन्शियंस को, उनके साथ तो कोई दबाव नहीं होता। वो तो अपनी मज़े से नौकरी करते हैं और रिटायर होके गवर्नर लगते हैं या दूसरा काम कोई ले लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कानून के अनुसार काम करना होता है, उनके लिए पल पल पर, हर कदम कदम पर मुश्किल आती है। वो लोग अगर अपनी आवाज़ सुने ज़मीर की या कानून कायदा लागू करना चाहें, तो उनको उनके सामने 100 मुश्किलें आती हैं। पहली बात तो यह है कि जो माहौल बना हुआ है मुल्क में, वो ये है कि फ़लाँ आदमी है या फ़लाँ लीडर है, इसी की चलेगी और इसके बाद इसका लड़का आएगा, इसकी बेटी आएगी, ये पुश्त दर पुश्त यही लोग चलते जाएंगी। तो ये डेमोक्रेसी में इसकी प्रोविज़न नहीं है। तो अगर इसको वायलेट करके हम ऐसी डेमोक्रेसी बनाते हैं जिसमें कई पुश्तों तक उन्होंने राज करना है, तो उनके सामने कौन कुछ बोल सकता है? हाँ। अब देखिए, नेहरू परिवार का राज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हर स्टेट में ऐसे ही है जी। नेहरू परिवार का राज चला आ रहा है। अब राजीव गांधी ने क्या किया? क्या उसने ऑर्डर दिए सिख राइट्स में या सिख कत्लेआम में? उसने क्या किया? कौन कह सकता है? अगर कोई पुलिस वाला या कोई दूसरा कहने की कोशिश करेगा तो उसको सीधा निकाल दिया जाएगा। फिर वही तबादले या निलंबन या फिर कोई कार्रवाई। हेमंत, विसल ब्लोअर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस थे और ये कोशिश की जा रही थी कि जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिल सके। जो प्रावधान थे उसमें पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन वो अभी तक लटका पड़ा है। तो अब उसके बिना कैसे इनकी सुरक्षा कैसे होगी विसल ब्लोअर्स? जो विसल ब्लोअर लेजिस्लेशन भी है, जो इसमें पेंडिंग बिल है, वो एक इनकम्प्लीट और एकदम जिसे कहते हैं टुटलेस सा बिल बनाया हुआ है। बल्कि वो तो इस तरह का भी, उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न भी है कि उल्टा जो व्यक्ति एक्सपोज करेगा उसके अगेंस्ट भी एक्शन का प्रोविज़न है उसमें, कि भाई अगर कंप्लेंट प्रूव नहीं हो पाई तो कल को उस पर कुछ भी झूठी कंप्लेंट डालने का भी आरोप लगाया जा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि वो तो अभी बहुत उस पर काम होना बाकी है। पर जैसे चाहे संजीव जी का केस हो, चाहे खेमका जी का केस हो, ये सारे के सारे केसेस जो हैं, ये इसमें अच्छी बात तो है कि ये अफसर जा सकते हैं और इनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी फोरम से कुछ रिलीफ मिल जाता है। पर अगर आप इसको एक बड़ी पिक्चर में देखें तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड कि 1, 2, 3 ऑफिसर, 4 ऑफिसर ये कहीं बीच में से निकल के चले गया और हो गया। 200-250 में बिल्कुल बिल्कुल ये लोग चले गए और इनको कुछ रिलीफ मिल गया। दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रेसिडेंस ऑल्सो। एंड हम एक स्लिपरी स्लोप क्रिएट कर रहे हैं। स्लिपरी स्लोप कैसे? अभी तो हम बहुत इसकी वाहवाही कर रहे हैं, पर कल को आपको इसकी क्या गारंटी है? कल को बदमाश अफसर और जो असल में गलत काम करते हैं वो इसी तरह की पार्डन लेके ऊपर से नहीं आएंगे या इसी तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। आप एक बार ट्रेंड सेट कर देंगे तो आपने दरवाज़ा खोल दिया, आज अपने अच्छे के लिए खोला। All the road to hell is paved with good intentions. So ये उसी तरह से हमने एक प्रेसिडेंस क्रिएट कर दिया और आने वाले समय में इसका कैसे दुरुपयोग होगा, क्योंकि हम इतिहास देख लें तो हमेशा ही ऐसा होता रहा है और आगे मुझे पूरी उम्मीद है इसका इस तरह का दुरुपयोग भी होने वाला है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक हमें विजन चाहिए और हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए। जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल की आपने बात की, वहाँ पर हमें एक इंडिपेंडेंट कमीशन या इंडिपेंडेंट फोरम चाहिए जिसमें खाली IAS ऑफिसर्स ना हो, एक क्लरिकल ऑफिस लेवल का व्यक्ति जो है जिसको सिविल सर्विसेज एक्ट में प्रोटेक्शन नहीं है, वो भी तो करप्शन के बारे में बता सकता है, या एक पियोन भी बता सकता है, एक ड्राइवर भी बता सकता है कि साहब मेरे यहाँ पर 10 करोड़ रुपया गाड़ी में लेके आए हैं, तो कोई भी बता सकता है। प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए, जर्नलिस्ट को भी एक प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि विदेशों में हो सकता है लोग आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन क्योंकि डरते हैं तो इसलिए आवाज नहीं उठा पाते। अमेरिका में जर्नलिस्ट के बहुत सारे केस हैं जहाँ जर्नलिस्ट अगर उनका अपना आपका जैसे टीवी स्टेशन या अखबार आपको कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई न्यूज़ लगाने से मना करता है तो आप उस कमीशन के पास जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं
कि मेरे को इस काम से रोका जा रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, वहां पर भी आपको विसल ब्लोअर की जरूरत है। तो इसका डोमेन जो है बड़ा वाइड है, इसको पीसमिल तरीके से नहीं देखना चाहिए। पीसमिल तरीके से देखें तो उसमें हम एक स्लिपरी स्लोप पे खड़े हो जाएंगे, कल को हम उससे ऐसे फिसलेंगे कि ये सब चीजें हमारे गले का फांस बन जाएंगी। जिनसे तो बहुत अहम बात है कि ये तो कुछ मामले हैं जो ऊपर तक गए तो सामने आए, बहुत सारे जगह ऐसे तो लोग जो आवाज उठाना चाहते वो तो आवाज उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को। नहीं, वो बात तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट इन्होंने रास्ता तो दिखाया है कि इफ़ यू टेक अ स्टेप लाइक दिस यू आर नॉट अलोन। ये नहीं है कि अगर स्टेट की सरकार आपके खिलाफ है और आपकी आवाज़ कुचलना चाहती है, आपके लिए फिर भी रास्ते हैं। और आपके ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस रूल्स विच अकॉर्डिंग टू विच द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिम दिस रिलीफ, वो आपकी मदद के लिए हैं। आप उनका सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए रास्ते हैं। सो आई डोंट थिंक इतना नेगेटिव ये है कि एक ये रास्ता दिखा दिया और भी लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे। आई रियली डोंट थिंक दैट। एक किस्म से ये एक इनकरेजिंग स्टेप है, एक एम्पावरिंग स्टेप है विच विल शो द रोड टू द अदर्स दैट अगर आप इस राह पे चलना चाहते हैं तो आपको इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो हुआ जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो जो निचले स्तर पर जो अधिकारी काम करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, वो क्या करें? उनके लिए तो कुछ खास प्रावधान भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। विसल ब्लोअर्स एक्ट अगर पावरफुल हो और प्रॉपर्ली अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, ओनली देन सर्टनली किसी तरह की प्रोटेक्शन मिल सकती है फॉर समबडी जो आवाज़ उठाना चाहता है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आपको आई वुड लाइक टू जस्ट थ्रो लाइट। संजीव चतुर्वेदी एज वेल एज अशोक खेमका ने जो भी चीज़ें सामने लाए हैं अभी तक, एंड जो अपना फॉर इंस्टेंस संजीव चतुर्वेदी तो बहुत सालों से अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं हर लेवल पे। हर बार वो कुछ एक उनको जीत होती है तो फिर उनके खिलाफ कुछ हो जाता है एंड देन ही इज़ बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनकी मदद भी बहुत सारे नेमलेस वॉइसलेस लोग हैं जो उनको मटेरियल ला के उन्हीं के बारे में डिपार्टमेंट्स में से और निकाल के जो कि कहीं रिकग्नाइज नहीं है, बट इट गोज़ टू शो कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं टू से कि यू नो पूरी सोसाइटी भ्रष्ट है और सब लोग सेल्फिश हो गए हैं, सब अपना अपना देखते उनके हैं। साथ ही खड़े हुए बहुत सारे सांसद जिन्होंने जो खत लिखा है, जो नजर भी नहीं आते। नहीं, जो कई लोग ऐसे हैं जो नजर भी नहीं आते, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है व्यवस्था में, बिल्कुल वो खत्म हो, तो वो उनकी मदद कर रहे थे, बिल्कुल पीछे रहते हुए। एक और चीज भी निकल के सामने आएगी, वो ये चीज है कि अगर सिर्फ 3 ऑफिसर ऐसे हैं, इट मींस हम ये भी एक तरह से कह रहे हैं कि बाकी सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं। नहीं, बहुत सारे ऑफिसर क्या ये इंप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो बहुत सारे ऑफिसर ईमानदारी से काम अपना कर भी रहे होंगे और हो सकता है कोई ऐसी अड़चन जिसे हम गवर्नेंस कह रहे हैं या जिसे हम सिस्टम कह रहे हैं, ये सिस्टम तो सारे प्रशासनिक अधिकारी ही चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनके इंक्वायरी करने वाले, जो बाकी ऊपर रिपोर्ट तैयार करने वाले, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। या तो हम बाकी सारे इन अफसरों को छोड़ के बाकी सारे सिस्टम को भ्रष्ट बोलें, जो कि सच्चाई भी है मेरे मानने से। मेरे हिसाब से इक्का दुक्का अफसर अपने मॉरल करेज के हिसाब से या अपनी कन्विक्शन से काम करते हैं, बाकी करप्शन तो एक नीचे से लेकर ऊपर तक है। सो अगर हम ये बात मानने को तैयार हैं कि इन 3 ऑफिसर्स ने किया और इनका एग्जाम्पल सेट किया और ये सही हुआ, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि बाकी के जो है टोटल सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है और उसके लिए ये पीसमिल सॉल्यूशंस नहीं है। एक अफसर के इंक्वायरी आपने ड्रॉप कर दी, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, देयर हैज टू बी प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट अदर्स आल्सो। मन कह रहे थे कि क्या ये बाकी जो अफसरशाही है उस पर एक निशाना है? गुरतेज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब बेईमान हैं या सब लोग इस रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई लोगों को जिनका मालूम होता है कि ये लोग ऐसा काम करेंगे, ये सब दुनिया जानती है कौन ईमानदार है, उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता, उन लोगों को ऐसी जगह पर पोस्ट ही नहीं किया जाता कि वो वहाँ से कुछ कह सकें। उन लोगों को रूल्स रिवाइज करने के ऊपर और वो लहरें गिनने के ऊपर लगा दिया जाता है, वो ये भी बहुत अहम बात है। वो करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स से प्रोटेक्टेड है, IAS IPS लोग। और IPS में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, वो झूठी रिपोर्ट बनाते हैं, मर्डर केसेस होते हैं लेकिन वो कह देते हैं कि इसमें कोई चोट नहीं लगी। फॉल्स इनकाउंटर्स इतने हुए हमारे इसी प्रदेश में,
बाकी दुनिया में, बाकी मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन वो जो हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं वो लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते। उनके ऊपर क्या दबाव है। पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उनका फ़र्ज़ है कि लोगों की प्रोटेक्शन करें, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जाके लोगों को लेफ़्ट राइट एंड सेंटर मारते हैं, गोलियां मारकर ख़त्म कर देते हैं। ऐसे हज़ारों हैं। तो जो संजय जी कह रहे थे कि शायद ये भ्रष्टाचार व्यापक है, ये बात इनकी ठीक है। हाँ। और इसको ठीक करने के लिए ये राष्ट्रपति का तो हर वक्त नहीं हो सकता है इंटरवेंशन, तो इसके लिए अपना बिल है जिसको पास करें या ना करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। इस सोसाइटी में जो मूल रूप से जो आ रही हैं प्रवृत्तियाँ, जिसके अनुसार ये जो बन जाता है सियासी लीडर, वो समझता है कि ये मुल्क मेरा है। हाँ। मैं इसमें जो मर्जी करूं, मुझे कोई पर कुछ अभी नहीं जो रोक सकता। गुरतेज सिंह जी जो अभी फैसले आए हैं, लालू प्रसाद यादव अंदर है, जगन्नाथ मिश्र बन रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला, 3 पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है इस वक्त। मुझे लगता है ये जो अब बदलाव आया चंद्रसुता, इससे कुछ व्यवस्था पर अब फर्क पड़ेगा। भ्रष्टाचार के ही मामले थे ये भी, और कई IAS अधिकारी भी चारा घोटाले में अब उनको भी सजा हो चुकी है। हाँ, तो एक लेवल पे तो ये मैसेज जाता है अफसरशाही के ऊपर कि अगर आप पॉलिटिशियन के साथ मिलके उसके जो भी वो गलत काम आपको करने को बोल रहा है, तो यू विल ऑल्सो इवेंचुअली सफ़र। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ भी है कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हमेशा टेंडेंसी होती है कि प्लायबल ऑफिसर्स को इम्पोर्टेंट पोस्ट पे लगाया जाए, उससे इतना टैलेंट का वेस्ट होता है, क्योंकि जो एक्चुअली अच्छे और काबिल ऑफिसर्स हैं जो कुछ करना भी चाहते हैं, उनको एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल बेकार जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है वहाँ पर ऐसी पोस्ट में लगा दिया जाता है। इट इज़ अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टैलेंट। और फॉर इंस्टेंस आप ये 2 ऑफिसर्स का ही देख लीजिए, जस्ट इवन इफ यू जस्ट टेक, कई बार तो पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। हाँ, हाँ, संजीव चतुर्वेदी, आप इन्हें बिठा दो और फाइलें साइन करते रहे, सो दैट ये इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ना आए जहाँ पर एक्चुअली वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसमें 2 और बड़े इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एक तो हमारी जो कोर्ट्स हैं उसका रोल हमें ज़रूर देखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारी कोर्ट्स कैसा रोल निभा रही हैं यहाँ पर। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा जो इस समय लेजिस्लेशन की करप्शन के अगेंस्ट जो हमारे लेजिस्लेशंस हैं एग्जिस्टिंग, उनका क्या हाल चाल है। अब जैसे संजीव आजकल कहीं CVC भी ये CVO भी अब वो हैं का रोल भी निभा रहे हैं। अब जब ये CVO और CVC वाली जो कहानी है, मैं हमेशा इस पर बात करता रहा हूँ कि जो CVO है ये एक इंडिपेंडेंट काडर होना चाहिए। आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वहाँ आपने एक ही जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के या कई जगह तो अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को आपने CVO लगा देते हैं वहाँ एक छोटी सी यूनिट का। तो वो जो आदमी खुद ही उसमें इन्वॉल्व है, वो क्या उसका विजिलेंस करेगा और क्या कंप्लेन का रिड्रेसल मैकेनिज्म करेगा। जब आपने एक CVO का आपने एक पोस्ट बना दी है, तो आपको एक CVO का एक अलग काडर बनाना चाहिए जो उस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड ना हो, ना ही उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग से। बदलाव एक ऊपर से चाहिए, हर तरफ ये बदलाव की जरूरत महसूस इसी तरह CVC का क्या रोल है। CVC ने विसल ब्लोइंग पे एक नोटिफिकेशन इशू किया था। ये जब वो एक इंडियन ऑयल वाला केस हुआ था, उसके बाद CVC ने एक नोटिफिकेशन निकाला जो आज भी एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो आप हमें कंप्लेन करेंगे, हम विद इन सच एंड सच टाइम उसको एक्ट करेंगे, आपका नाम गुप्त रखेंगे। जो आज विसल ब्लोअर की स्कीम है उसी लाइन पे एक एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है। आज तक वो नोटिफिकेशन में मुझे नहीं पता कि किसी को प्रोटेक्शन मिली, बल्कि मैंने कुछ खुद सरकारी अफसरों को ये उनको बताया नोटिफिकेशन के बारे में, और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि ऐसे ऐसे ये है इन्फॉर्मेशन। हाँ, आपको उन्होंने कंप्लेन की, जागरूकता नहीं उन्होंने कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बावजूद CVC का रिप्लाई तक नहीं आया। हाँ। सो आप देखिए, तो इसमें आप एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है, कुछ नहीं है। फिर इसमें आप आइए सेक्शन 6 से दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट का, ये वो है जो ये कहता है कि CBI किसी भी IAS ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी अबव की अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे या किसी भी इंक्वायरी करना चाहे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती।
उसको चैलेंज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, पिछले 7 साल से पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज तक जज दिन से अमेंडमेंट हुई है, उसके 1 साल बाद आ गई थी, तब से लेके अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं दे रही। तमाम चीजें, अहम फैसला, तमाम चीजें चंद्रसूता जी जिसमें सुधार की जरूरत है। मतलब ऐसा लगता है देखने में कि सब ये मिली भगत है कि हम अपने काम हम करते हैं। नलायकी भी है इसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके नलायकी भी है। कोर्ट्स की नलायकी इसलिए बोलता हूँ, कोर्ट्स की जो मैं एक और पहले बात कर रहा था, अगर कोर्ट्स हमारी प्रोएक्टिव हों, एक यही इसको जाने इधर उधर भागने की क्या जरूरत है, ये कोर्ट में जाए। आप अब हमारे रेट ज्यूरिडिक्शन है, आप एक और नया सिस्टम मत क्रिएट करें, वहीं पर आप एक अलग सिस्टम क्रिएट कर दीजिए। अगर इस तरह का सिस्टम होता है, आपके पास जो एविडेंस है आप लेके कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट के एक जज को आप इस बात के लिए नियुक्त कर दीजिए कि वो इस तरह की अपील सुनेगा। तो आप देखिए सिस्टम में कितना सुधार हो। जुडिशरी के पास आप कंप्लेन करते हैं, आप अपील डालते हैं, 10 साल तो आपके मामूली लग जाते हैं, हाई कोर्ट में रिट को 3-4 साल लग जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं चंद्रसूता जी जो बदलाव मांग रही है, जैसे गुरतेज सिंह जी ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव आना बहुत जरूरी है। हेमंत जी कह रहे हैं कि जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बदलाव आना चाहिए। अभी बदलाव लाने वाले ही तो ये सब कर रहे हैं, तो बदलाव कैसे आएगा? एक आशा की किरण है। जैसे आप देखेंगे रिसेंटली पब्लिक ओपिनियन अब इतना इन सब चीज़ों के खिलाफ हो गया है, और इसका एक एविडेंस है जो रिसेंटली गवर्नमेंट को वो पार्लियामेंटेरियंस का कन्विक्शन का वो वापस लेना पड़ा। वो सिर्फ पब्लिक प्रेशर कि हमारी छवि खराब हो जाएगी, हमने अभी इलेक्शंस के लिए जाना है और अब तो ईवीएम का बटन भी लोग नकार देंगे। हाँ, सो ये सब चीज़ें भी एक, आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ होप, क्योंकि दिस इज़ अ रिस्पॉन्स टू द पब्लिक प्रेशर एंड द पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक इन सब चीज़ों को बुरी नज़र से नहीं देख रही हो, जैसे अभी एंटी करप्शन का इतना माहौल बन गया है पूरे देश में फॉर वेरियस रीजंस, और सो आई थिंक इतना आसान भी नहीं होगा अभी आगे से इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने का। अगर गवर्नमेंट को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा, एंड इतनी पब्लिकली कांग्रेस पार्टी में भी उसमें एक फूट नज़र आई जब राहुल गांधी उठ के और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो वट एवर रीजन्स इट वाज फॉर पब्लिक कंजम्पशन, बट स्टिल द वेरी फैक्ट कि उनको अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलना पड़ा, इसका मतलब कि पब्लिक ओपिनियन है इन चीज़ों के खिलाफ। गुरतेज सिंह जी, जो ये मौजूदा अभी हाल ही के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री अब जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, उसके बाद ये अध्यादेश वाला जो मामला था उसमें जैसे चंद्रसूता जी भी कह रही है कि लोगों का क्योंकि एक दबाव था, लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ आए, इसलिए सरकार को भी वापस लेना पड़ा। लगता है कि अब अगले साल चुनाव हैं, अब लगता है कि कुछ व्यवस्था में परिवर्तन होने की उम्मीद है। ये चुनाव के दिनों में थोड़ी चेंज लगेगी आपको, लेकिन आप इससे 20 साल पहले जाइए, 30 साल पहले जाइए, जब मुंद्रा घोटाला हुआ था कृष्ण मेनन के समय में, उससे पहले जाइए, उसके पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। अब तो रोज़ घोटाले आ रहे हैं हम आपके सामने। जब उस वक्त नहीं था तो उस वक्त तो सब लोग जो प्रशासनिक सेवाओं में थे वो सब अपना अपना काम करते थे। आज चीफ सेक्रेटरी अपना काम नहीं कर रहे, चीफ सेक्रेटरी काम नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी नहीं देना होता है इनको चार्जशीट वगैरह, वो बनाते हैं। वो जानते हैं कि झूठी चार्जशीट है लेकिन फिर भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप हमारे प्रदेश में देख लीजिए, पंजाब में एक आदमी को डीजीपी लगाया है और 6-7 आदमियों को उसको सुपरसीड करके लगाया है। तो उसको मालूम है, 6-7 आदमियों को सबको मालूम है कि सीनियरिटी और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रोटेक्शन है सिविल सर्विसेज को, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप जो हाकम है उसके कहने से काम नहीं कर रहे। तो वो लोग उनके कहने से काम करते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी के पास मैं गया, मैंने कहा उनको, मेरे कुलीग ही थे, मैंने कहा भाई ये मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। तो वो कहने लगे कि भाई चीफ मिनिस्टर कर रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ। या तो आप अपनी आवाज बंद करके बैठ जाइए, काम करते रहिए, या जब आप आवाज उठाते हैं तो फिर या तो तबादलों के लिए, कार्रवाई के लिए और निलंबन के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, नहीं तो कम से कम देखिए हाईएस्ट लेवल के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की तरफ सब लोग देखते हैं। जो भी सर्विस में होते हैं उनके लिए चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ही होता है। वो लोग समझते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। जब चीफ सेक्रेटरी प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको सुपरसीड किया जा सकता है जिस वक्त मर्जी। उनको सारी उम्र तो वो लोग काम करते रहते हैं इस उम्मीद से कि हमें
ये पोस्ट मिलेगा। ये बहुत अहम है हेमंत, या तो आप हर चीज का त्याग करने के लिए तैयार रहें और जिस जज्बे के साथ आप आए हैं कि हमने ईमानदारी से देश सेवा करनी है और मौजूदा व्यवस्था में जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो हटाना है, या तो फिर इस चीज के लिए कि जैसे जो भी पोस्टिंग आपको देखिए, दो चीजें, दो डायमेंशंस हैं इसकी। एक तो वो हैं जो बात कर रहे हैं गुरतेज जी, इसके अलावा जो दूसरा एंगल है वो ये है कि स्टेट को फंक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी भी चाहिए। एट द सेम टाइम उनको अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की भी ऑटोनॉमी और अथॉरिटी चाहिए। पॉलिटिशियंस को ब्यूरोक्रेट चुनने का और किसको आपने ऊपर प्रमोट करना है नहीं करना, उसमें खाली आपकी सीनियरिटी इशू नहीं होना चाहिए, उसमें मेरिट भी इशू होना चाहिए। जो ये बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना मेरिट के चमचागिरी और चापलूसी की वजह से ऊपर उठा के लेके आते हैं, जिसमें सच्चाई है। पर इसके अलावा अगर आप सिर्फ मेरिट की बात करें तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन की भी जरूरत है। तो हम वी कांट पेंट एवरीथिंग इन द सेम ब्रश। हमें इन सब चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। पर उसके लिए जो चीज़ें आपने पहले बोली वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास अच्छे राजनेता हों जिनको लोग चुन के भेजें। राजनीति में सुधार चाहिए, तो वही इसके साथ में राजनीति में सुधार के साथ हमारे जो न्यायालय हैं इनको भी थोड़ा सा और मजबूत होना पड़ेगा, थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा और थोड़ा तेज होना पड़ेगा। ऐसे सुस्ती के साथ धीरे धीरे अगर आप फैसले देने की करें और न्याय की प्रक्रिया इतनी धीरे चले तो उसका किसी चीज का सुधार नहीं होगा। मेरा मानना है कि न्यायालय अगर चुस्त हो जाएं और थोड़े से सख्त हो जाएं तो आधे से ज्यादा चीजें तो वैसे ही सुधर जाएंगी। जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब कुछ ऐसे फैसले आए हैं वो अब उसमें अगर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो जाए। लालू जी को 17 साल लगे, बीच में रेल मंत्री भी रह लिए, क्या क्या किए, बाकी सब मंत्री भी 20-20 साल उन्होंने आराम कर लिया, बुढ़ापे में थोड़ी देर चले भी गए। अभी कौन सा अंत आ गया? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव चतुर्वेदी का किस्सा ये बताने के लिए काफी है कि हमारी सरकारें भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे के प्रति कितनी गंभीर हैं। जाहिर सी बात है कि सरकारों का जिम्मा मुखबिरों की सुरक्षा है, ना कि उन्हें प्रताड़ित करना। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ईमानदारी का इनाम ईमान खोकर ना दिया जाए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।